जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का ट्रांसलेशन का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा गया है अनुवाद सीखें चुटकियों में। तो जाहिर सी बात है, अनुवाद ही क्या, आप पूरी इंग्लिश को यहाँ से चुटकियों में सीख लेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। और एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको दिया जाएगा रूल्स और एग्जाम्पल के साथ में, जो कि स्कूल और कॉम्पिटिटिव दोनों परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए, अगर बेटा आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, इस क्लास को लाइक कर दें और अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे कि आपको समस्त महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें आने वाली वीडियोज़ की। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, बहुत से विषय मिलने वाले हैं। चलिए, हम लोग थोड़ा सा फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ने से पहले रिकेप कर लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ हम लोग इस समय ट्रांसलेशन की सीरीज़ चल रहे हैं। ट्रांसलेशन की सीरीज़ में हम लोग प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ चुके हैं और उसके साथ साथ पास्ट टेंस भी पूरा पढ़ चुके हैं। मैं बता दूं, जो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पढ़ाया गया है, इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें लगभग 27 क्लासेस हो चुके हैं और वो कंप्लीट हो चुका है। आप वहां से जा कर के वो सारी चीज़ें डिटेल्ड देख सकते हैं। और ट्रांसलेशन में आप लोगों को प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ाया गया है, पूरा पास्ट टेंस पढ़ाया गया है। एमसीक्यू भी टॉपिक वाइज आपको हर चीज़ का दिया जा रहा है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। अगर अब तक आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, जिससे कि आपको समस्त पीडीएफ और क्लास नोट्स वहां से मिलते रहेंगे। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स है तो आप वहां से उस डाउट के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। चलिए, हम लोग शुरुआत करते हैं अब बिना किसी देरी के, और यहाँ से देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो बेटा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखें तो फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण, और टेंस मतलब होता है काल। ये आप लोग जानते हैं। तो क्या हो जाएगा? पूर्ण भविष्य काल। अब पूर्ण भविष्य काल, जैसा कि आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, उसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों तरीके के सेंटेंस आते थे। यहाँ आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों तरीके के टेंस मिलेंगे देखने को। तो इसमें अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, क्या क्या चीज़ें हैं? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हों। क्या हो बेटा? आदि शब्द हों, अथवा वाक्य की क्रिया के अंत में आ ई ए की मात्रा, आ ई ए की मात्रा के साथ में होगा, होगी, होंगे आते हों, वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं या उसमें आते हैं। ध्यान देना है, या तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा, या फिर आ ई ए की मात्रा के साथ होगा, होगी, होंगे आएगा। तो दोनों ही कंडीशन में ये हमारा क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। अब चलते हैं बेटा, हम लोग शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। तो पहले हम लोग सिंपल वाले के बारे में पढ़ेंगे, यानी एक क्लास जो इसमें एक ही वाक्य होता है उसके बारे में, और बाद में हम लोग डबल क्लास वाले के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य क्या कह रहा है। तो इसमें है कि पहला रूल है कि आई तथा वी के साथ, मतलब आई तथा वी के साथ होना चाहिए, यहाँ केवल साथ लिख गया है। तो आई तथा वी के साथ में शैल हैव और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। मतलब जैसे सब्जेक्ट अगर हमारा आई या वी है तो शैल हैव लगेगा, और उसके अतिरिक्त कोई भी सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा? विल हैव लगेगा। इसके बारे में आप लोग फ्यूचर में ही देख रहे हैं। पूरे फ्यूचर टेंस में बेटा फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल है, शैल का प्रयोग होगा, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में या अन्य सब्जेक्ट के साथ में विल हैव का प्रयोग होगा या विल का प्रयोग होगा। तो आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा? शैल हैव का प्रयोग किया गया। फिर क्या है? इस काल के सभी वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। भैया परफेक्ट है तो परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, किसी भी परफेक्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? वहाँ पर आप लोगों को थर्ड फॉर्म ही मिलेगा। क्या मिलेगा? थर्ड फॉर्म ही मिलेगा।
अब चलते हैं और आगे के रूल्स को देखते हैं। तो और आगे के रूल्स क्या कह रहे हैं, और आगे का रूल्स में स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर कह रहा है कि सब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा, उसके बाद में विल या शैल होगा, फिर हैव होगा। सब्जेक्ट के बाद में विल या शैल, फिर हैव होगा, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा और फिर अदर वर्ड होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। ये आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, वह कहीं गया होगा। कौन गया होगा? वह। अब देखिए फ्यूचर में मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर हमेशा पूर्व की योजनाओं पर होता है, जिसमें पहले या कोई अनुमान लगाया जाता है। तो हमने जैसे कहा कि वह कहीं गया होगा, तो कौन गया होगा? तो वह यानी ही। सब्जेक्ट क्या मिला हमें? ही। और उसके साथ में विल हैव का प्रयोग होगा, तो क्या हो जाएगा? ही विल हैव। अब क्या किया होगा? तो गया होगा यानी गॉन। कहाँ पर? तो एनीवेयर। एनीवेयर मतलब कहीं, यानी ही विल हैव गॉन एनीवेयर, वह कहीं गया होगा। इसके बाद में अगर हम अगले की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं। मोहन और सोहन चाय पी चुके होंगे। इसमें क्या कहा गया कि मोहन और सोहन चाय पी चुके होंगे। तो कौन पी चुका होगा? तो मोहन और सोहन, यानी मोहन एंड सोहन। क्या हो जाएगा? मोहन एंड सोहन। अब इसके साथ में क्या लगेगा? तो विल हैव का प्रयोग होगा। क्या होगा बेटा? विल हैव। तो मोहन एंड सोहन विल हैव क्या कर चुके होंगे? चाय पी चुके होंगे। और चाय पीने के लिए या कॉफ़ी पीने के लिए टेक का प्रयोग होता है। तो टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? तो टेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन। और क्या पी चुके होंगे? तो चाय, यानी मोहन एंड सोहन विल हैव टेकन टी। मोहन और सोहन चाय पी चुके होंगे। अब इसके बाद में देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में क्या होगा? देखिए हम लोग इसके पहले जो भी टेंस पढ़े थे, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था जो भी टेंस, उसमें पढ़ा सहायक क्रिया के बाद। तो बेटा कुछ जगह ऐसी होता है जहाँ पर सहायक क्रियाएं संयुक्त रूप में होती हैं, यानी दो शब्दों से मिलकर के बनी होती हैं। तो उनमें बाद में नहीं, उनके बीच में होता है। तो जैसे देख लेते हैं कि इस काल में नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय विल या शैल के बाद तथा हैव से पहले नाट का प्रयोग करते हैं। देखिए विल हैव या शैल हैव, दो शब्दों से है ना, विल हैव और शैल हैव, तो दो दो शब्दों से है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? विल हैव या शैल हैव जो है, तो विल या शैल के बाद में और हैव से पहले नाट का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर में देखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद विल या शैल होगा, फिर नाट होगा, फिर हैव होगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। ये हम लोगों का स्ट्रक्चर बन करके तैयार होगा। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में और देखें कि एग्जाम्पल्स क्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल्स कह रहे हैं कि आज हमने चाय नहीं पिया होगा। तो किसने नहीं पिया होगा? हमने। किसने नहीं पिया होगा? तो हमने। जैसे देखिए ऐसे बैठे हैं और बैठे बैठे किसी ने पूछा भैया चाय पिए, तो अब हम थोड़ा कंफ्यूज हैं। तो मैंने क्या कहा कि आज हमने चाय नहीं पिया होगा। मतलब नहीं पिया होगा यानी कि मैं अभी तक नहीं पिए हूँ, इसकी बात हो रही है। तो क्या हो गया? सबसे पहले वी का प्रयोग होगा, फिर शैल होगा, और उसके बाद नाट तब है, वी शैल नॉट हैव, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, और टी और फिर टुडे, यानी वी शैल नॉट हैव टेकन टी टुडे, यानी आज हमने चाय नहीं पिया होगा। फिर क्या कहा गया? उसने अपना पाठ नहीं याद किया होगा। हम किसी के बारे में अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उसने अपना पाठ याद नहीं किया होगा या नहीं याद किया होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा? यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। किसने नहीं याद किया होगा? तो उसने, यानी ही। अब क्या नहीं किया होगा? तो याद नहीं किया होगा, तो विल नॉट हैव, नहीं लगा है ना, इसलिए विल नॉट हैव। और याद करना का होता है लर्न, लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्नड। क्या नहीं याद किया होगा? तो अपना पाठ, यानी हिज लेसन। ही विल नॉट हैव लर्नड हिज लेसन, उसने अपना पाठ याद नहीं किया होगा। अब देखते हैं इसके बाद में चलते हैं अगले पर। तो अगला क्या कह रहा है? अगला यहाँ से देखिए, कह रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य।
यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि क्या से शुरू होने वाले वाक्य मिलते हैं। तो जब कोई वाक्य क्या से शुरू होने वाले वाक्य होंगे तो उनका अनुवाद कहाँ से शुरू करेंगे, विल या शैल। सबसे पहले विल या शैल लिखेंगे, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट और फिर हैव लिख के शुरू करते हैं। विल या शैल के साथ सब्जेक्ट के बाद हैव से शुरू करते हैं। फार्मूला स्ट्रक्चर देख लीजिए या फार्मूला देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, विल या शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए विल या शैल पहले लिखा गया, फिर है सब्जेक्ट लिखा गया, तब हैव, तब फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में जो आपका बच रहा होता है यानी कि ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब देखते हैं इसके भी एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल्स देखो क्या कह रहा है। इसका एग्जाम्पल्स कह रहा है कि क्या तुमने मुझे बुलाया होगा, क्या तुमने मुझे बुलाया होगा। तो किसने बुलाया होगा, यानी तुमने। तो विल लगेगा सबसे पहले ना, विल लगेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर मी और मतलब मैं होता या हम होता तो उसके लिए क्या होता, तब हम लोग शैल लगाते। तो विल यू हैव, अब क्या हुआ, बुलाया होगा, तो काल, काल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, विल यू हैव कॉल्ड मी, क्या तुमने मुझे बुलाया होगा। ठीक है, ये आप लोगों का बन गया किसका, एक इसका जो आपका है कि क्या तुमने मुझे बुलाया होगा। अगला देखते हैं, क्या उन्होंने आज क्रिकेट खेला होगा। तो किसने खेला होगा, उन्होंने, यानी दे होगा। दे के अनुसार भी सहायक क्रिया क्या लगेगा, तो विल लगेगा, यानी क्या हो जाएगा, विल दे हैव, क्या हो जाएगा, विल दे हैव प्लेड, प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, क्या, तो क्रिकेट, और कब, तो टुडे, यानी विल दे हैव प्लेड क्रिकेट टुडे, क्या उन्होंने आज क्रिकेट खेला होगा। तो ये हम लोगों का क्या से शुरू होने वाले वाक्यों का अनुवाद हुआ। अब हम लोग देखते हैं अगला, और अगले में प्रश्नवाचक शब्द बीच में होने पर है कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द होने पर सबसे पहले उन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों की इंग्लिश लिखते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को लिख लेंगे। जैसे देखते हैं स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। मतलब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा, उसके बाद पूरा जो क्या से शुरू होने वाला वाक्य था उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, यानी विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं बेटा। इसका एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है। एग्जाम्पल कह रहा है कि राहुल कल कहाँ गया होगा। तो कौन कहाँ गया होगा, राहुल। अब राहुल, अच्छा देखो इसमें कहाँ शब्द बीच में मिल रहा है ना, तो जब कहाँ शब्द बीच में मिल रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले व्हेयर लिखेंगे, व्हेयर, फिर क्या करेंगे, विल लिखेंगे, व्हेयर विल, अब सब्जेक्ट लिख लेंगे राहुल, तब फिर हैव लिखेंगे। व्हेयर विल राहुल हैव, क्या किया होगा, गया होगा, जाने की अंग्रेजी होती है गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, कब, तो कल यानी टुमारो। व्हेयर विल राहुल हैव गॉन टुमारो, राहुल कल कहाँ गया होगा। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं, उन्होंने तुम्हें क्यों पीटा होगा। यहाँ पर देखिए क्यों बीच में आ गया, क्यों बीच में आ गया, तो जब बीच में आ गया तो इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे, यानी व्हाई लिखेंगे। किसने पीटा होगा, तो उन्होंने, उन्होंने के लिए दे होता है, और दे के अनुसार सहायक क्रिया विल लगेगी, तो विल दे हैव, अब बीट का थर्ड फॉर्म बीटन, किसे, तो तुम्हें यानी यू, व्हाई विल दे हैव बीटन यू, उन्होंने तुम्हें क्यों पीटा होगा। ये हम लोगों का बन गया प्रश्नवाचक शब्द बीच में होने वाले पर। और देख लेते हैं, तो और में कह रहा है कि अगर वाक्य प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक भी है, क्या चीज़, कि प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक होने पर सब्जेक्ट के बाद नाट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य प्रश्नवाचक है, उसके साथ साथ नकारात्मक भी है, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में नाट का प्रयोग कर देंगे। प्रश्नवाचक हो के साथ साथ अगर नकारात्मक हो है तो वहाँ पर क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद में नाट का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर देख लो तो क्या है बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल है, उसके बाद में विल या शैल के बाद में क्या है, तो सब्जेक्ट है, फिर नाट है,
फिर हैव या मतलब नॉट के बाद हैव है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बना। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कह रहा है कि उसने तुम्हें अपने घर पर क्यों नहीं बुलाया होगा। क्या कहा? उसने तुम्हें अपने घर पर क्यों नहीं बुलाया होगा। देखो क्यों बीच में है, तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाई। अच्छा, किसने बुलाया, वो नहीं बुलाया होगा, तो उसने के लिए होता है ही, और या फिर सी, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर सहायक क्रिया लेंगे विल, तो विल ही नॉट, नहीं भी है ना तो नॉट लिख करके तब हैव लिखेंगे। व्हाई विल ही नॉट हैव, क्या नहीं किया होगा, तो बुलाया होगा। बुलाने का क्या होता है? काल, काल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा। और किसे? तो तुम्हें, यानी यू। व्हाई विल ही नॉट हैव कॉल्ड यू एट हिज होम। अच्छा, यहाँ अगर मैं ही की अंग्रेजी, मतलब उसने की अंग्रेजी ही ना लिख करके सी लिख दूँ, तब भी नहीं गलत होगा, क्योंकि उसने शब्द से ना तो ये पता चलता है कि वह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, जब हम यहाँ पर ही के जगह पर सी लिखेंगे, तो यहाँ पर बेटा जो आप हिज लिखे हैं, इसके जगह पर हर हो जाएगा। जब सी इधर होगा, सब्जेक्ट पर सी होगा, तो वहाँ पर हिज के स्थान पर हर हो जाएगा। फिर क्या है कि क्या तुमने आज चाय नहीं पिया होगा। तो किसने नहीं पिया होगा? तो तुमने। अब तुमने के अनुसार सहायक क्रिया क्या लगेगा? तो विल लगेगा। फिर किसने? तो तुमने, यानी यू। विल यू नॉट, फिर हैव लगेगा। विल यू नॉट हैव टेकन टी, यानी चाय पीना का क्या हो जाएगा? टेक, और टेक का थर्ड फॉर्म, तो टेकन टी आज का हो जाएगा टुडे। विल यू नॉट हैव टेकन टी टुडे, क्या तुमने आज चाय नहीं पिया होगा। ये हम लोगों का क्या बन गया? ये हम लोगों का बन गया पास्ट, मतलब सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं यहाँ पर कौन या किसने वाला। तो कौन या किसने वाले में देख लीजिए, कह रहे हैं कि वाक्य में कौन या किसने होने पर सबसे पहले क्या करेंगे? हु लिखेंगे। उसके बाद विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ शैल हैव नहीं कहा गया, क्योंकि हु के साथ में वह सहायक क्रिया लगाई जाती है जो उस सब्जेक्ट, उस सेंटेंस के या उस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ में लगती है। तो थर्ड पर्सन के साथ में यहाँ पर क्या लगता है? विल हैव। वही यहाँ पर भी लगाया गया। स्ट्रक्चर देख लीजिए, तो सबसे पहले हु, फिर विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या कह रहा है एग्जाम्पल में कि यह कुर्सी किसने तोड़ी होगी। कुर्सी टूटी है, अब कोई अनुमान लगा रहा है कि किसने तोड़ी होगी, तो कौन या किसने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हु लिखे, उसके बाद में विल हैव लिख लिए, क्योंकि यहाँ पर विल हैव ही लगेगा। और तोड़ना का होता है ब्रेक, ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक और थर्ड फॉर्म ब्रोकन। तो हु विल हैव ब्रोकन क्या चीज़? यह कुर्सी, तो दिस चेयर। हु विल हैव ब्रोकन दिस चेयर, ये हम लोगों का बना किसका? एग्जाम्पल हु वाले का। अच्छा, मान लीजिए हु वाला वाक्य निगेटिव है, तब क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, जैसे वो अपना गृह कार्य कौन नहीं पूर्ण कर चुका होगा, तो कौन है, कौन के लिए क्या करेंगे? हु लगाएंगे। कौन के लिए? हु लगाएंगे। और हु के साथ में विल, हु के साथ में क्या होगा? विल। अब देखिए यहाँ नॉट के बाद हैव लिखेंगे, तो हु विल नॉट हैव कंप्लीटेड, पूरा करने का कंप्लीट होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो जाएगी हिज वर्क, यानी हु विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, अपना गृह कार्य किसने नहीं पूरा किया होगा या कौन नहीं पूर्ण कर चुका होगा। अब बेटा चलते हैं हम लोग, देखिए कितना कितने कितने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में मैंने छोड़ दिया था, लेकिन मैंने फिर सोचा कि अगर मैं छोड़ दे रहा हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग भी छोड़ दो, बस ये भूल जाओ, इसीलिए मैंने आज इसको फिर से लिया है। और इसमें देखते हैं कि अगर आप जानते हैं कितना कितनी कितने अगर है, तो इसके लिए क्या होगा बेटा? हाउ मेनी या हाउ मच। हाउ मेनी का प्रयोग कब होता है? तो हाउ मेनी का प्रयोग होता है जब काउंटेबल नाउन इसके बाद होता है। हाउ मच जब अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अब देखिए हाउ मेनी या हाउ मच का प्रयोग होता है। फिर कौन सा, कौन सी, कौन से की अगर हम बात करें तो इसके साथ में व्हिच का प्रयोग होगा। और किसका, किसकी, किसके के लिए हुज का प्रयोग होगा। अब यहाँ देखिए, तो स्ट्रक्चर में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या हो जाएगा? रिलेटेड नाउन, फिर विल या शैल हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हैव हो जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर रिलेटेड नाउन,
फिर विल या शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ये हम लोगों का क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, इसका क्या बनेगा, स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल है कि तुमने आज कितना पानी पिया होगा। तो किसने भैया, तुमने। अब देखो कितना लगा है, कितना लगा है, कितना के बाद में संज्ञा शब्द क्या है, पानी। तो पानी को क्या गिना जा सकता है, तो नहीं गिना जा सकता है, यानी अनकाउंटेबल है। तो क्या करेंगे, हाउ मच का प्रयोग करेंगे, हाउ मच, फिर वाटर लिखेंगे, हाउ मच वाटर। अब कौन पे किसने पिया होगा, तो तुमने, यानी कि विल यू हैव, इतना लिख लिए। फिर पीने का होता है ड्रिंक, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्रंक हो जाएगा। तो हाउ मच वाटर विल यू हैव ड्रंक, और आज का टुडे, हाउ मच वाटर विल यू हैव ड्रंक टुडे, तुमने आज कितना पानी पिया होगा। फिर देखते हैं, उसने आज कितनी रोटी खाई होगी, यहाँ होगी होना चाहिए। तो देखिए किसने खाई होगी, तो उसने, उसने का क्या हो जाएगा, देखिए हाउ मच हो जाएगा, क्योंकि सॉरी हाउ मेनी हो जाएगा, क्योंकि कितनी रोटी, रोटी को गिना जा सकता है ना, तो हाउ मेनी। और क्या हो जाएगा, ब्रेड, रोटी का ब्रेड, तो हाउ मेनी ब्रेड, किसने खाया होगा, उसने। तो विल ही हैव, अब क्या चीज़ होगा, फिर खाने की ईट, तो ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, और टुडे, हाउ मेनी ब्रेड विल ही हैव ईटन टुडे, उसने आज कितना रोटी खाया होगा या खाई होगी, होगी होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको और एग्जाम्पल। तो और एग्जाम्पल क्या कह रहा है, अमित ने कौन सा गाना गाया होगा, किसने गाया होगा, तो अमित ने। अमित के लिए क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए, तो कौन सा गाना, कौन सा शब्द मिल रहा है, इसके बाद में आपको गाना शब्द मिल रहा है। तो कौन सा के लिए क्या करेंगे बेटा, कौन सा के लिए आप लोग व्हिच लिखेंगे, और इससे संबंधित संज्ञा शब्द सॉन्ग। तो व्हिच सॉन्ग किसने गाया होगा, अमित ने, तो विल अमित हैव। और गाने की अंग्रेजी होती है सिंग, सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग। तो व्हिच सॉन्ग विल अमित हैव संग, अमित ने कौन सा गाना गाया होगा। फिर कहा गया, तुमने आज किसका कपड़ा खरीदा होगा, तो किसने, तुमने। क्या कहा कि तुमने आज किसका कपड़ा खरीदा होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हुज का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हुज का प्रयोग करेंगे, फिर क्लॉथ, हुज क्लॉथ विल यू हैव, और बॉट, बाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, बॉट टुडे, हुज क्लॉथ विल यू हैव बॉट टुडे, तुमने आज किसका कपड़ा खरीदा होगा। देखिए अब हम लोगों का जो इसमें सिंपल सेंटेंस था, मतलब जिसमें एक ही कार्य होता था, वो तो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम लोग इसके डबल क्लास वाले वाक्यों की ओर, जिसमें दो दो कार्य एक साथ होता है। तो जब दो कार्य एक साथ होता है, तो देखिए कहाँ यहाँ पर अब नियम को पढ़ते हैं। इस काल के कुछ वाक्यों में क्या कहा कि इस काल के कुछ वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जाता है। मतलब इस काल के कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहाँ पर दो कार्य होते हैं। तो जो कार्य पहले होता है उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं। जो पहले होगा उसका अनुवाद किस में होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तथा जो कार्य बाद में होता है उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। मतलब जो कार्य बाद में होगा उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य पहले होगा उसका अनुवाद, जो कार्य बाद में होगा उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सॉरी फॉर दैट। और मतलब जो कार्य पहले होगा उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट में, जो बाद में होगा उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इतना क्लियर हुआ। चलिए और इसमें क्या कह रहा है कि ऐसे वाक्यों में, देखिए ऐसे वाक्यों में एक प्रिंसिपल क्लॉज यानी मुख्य उपवाक्य होता है, तथा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी आश्रित पदीय उपवाक्य होता है। प्रिंसिपल क्लॉज मतलब मुख्य उपवाक्य। तो सबसे पहले तो जान लीजिए उपवाक्य क्या है। उपवाक्य बेटा वाक्य का एक भाग होता है। उपवाक्य क्या होता है, वाक्य का एक भाग होता है जो कि वाक्य के समान ही अर्थ देता है। अब जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है यानी कि समान पदीय मुख्य उपवाक्य, ये क्या करता है, तो ये वाक्य में स्वतंत्र होकर के अपना अर्थ पूरा करता है, अर्थात इसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। और आश्रित पदीय उपवाक्य यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज अपना अर्थ पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर होता है। तो ऐसे वाक्यों में एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा।
और प्रिंसिपल क्लास का अनुवाद पहले तथा सबऑर्डिनेट क्लास का अनुवाद बाद में करेंगे। मतलब आपको यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहले बात से कंफ्यूज मत होना, जो आपका प्रिंसिपल क्लास होगा उसका अनुवाद पहले करेंगे और जो काम पहले होगा उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे, और आपके सबऑर्डिनेट क्लास का अनुवाद बाद में करेंगे, और जो कार्य बाद में होगा उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। इतना क्लियर है ना? इज दैट क्लियर? एनीथिंग डाउट? देन कमेंट। अगर आपको अभी भी कोई संदेह है तो तुरंत आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब देखते हैं बेटा और चीज़ें कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन प्रिंसिपल क्लास में करते हैं। तो अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन है तो कहाँ करेंगे उसको? आप लोग कहाँ पर करेंगे? तो प्रिंसिपल क्लास यानी कि मुख्य उपवाक्य में करेंगे। फिर क्या है? अब देखिए, पूर्व या पहले के लिए बिफोर तथा बाद या पश्चात के लिए आफ्टर का प्रयोग करेंगे। जैसे पहले या पूर्व, मतलब पूर्व मतलब क्या? पहले ही होता है, तो पूर्व या पहले के लिए क्या करेंगे हम लोग? बिफोर का प्रयोग करेंगे, और बाद या पश्चात के लिए क्या करेंगे? तो आफ्टर का प्रयोग करेंगे। अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। स्ट्रक्चर नहीं लिए हैं क्योंकि आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला पूरा पढ़ चुके हैं, और अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोग ज़रूर देख लेना बेटा। एक बार शुरुआत में ही आपको ट्रांसलेशन की पढ़ाया गया है, वहाँ से आप देख लेना। एग्जाम्पल में देखते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। क्या कहा? कि जब डॉक्टर पहुंचेंगे तो उसके पहुंचने से पहले पहले रोगी मर चुका होगा। तो यहाँ पर देखिए दो काम, एक तो ये हो रहा है कि रोगी पहले ही मर चुका होगा, तो पहले यही काम तो हो रहा है, तो इसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे। और डॉक्टर का आना बाद में होगा तो इसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। इतना क्लियर है ना? फिर क्या कहा कि इसका जो काम, मतलब ये आपका प्रिंसिपल क्लास है और ये आपका क्या है? सबऑर्डिनेट क्लास है। मैंने आपको याद होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको बताया था कि जो बाद में हिंदी वाले वाक्यों में बाद वाला क्लास यानी दूसरा उपवाक्य जो होता है वही क्या होता है? वही आपका प्रिंसिपल क्लास होता है, और इंग्लिश में प्रिंसिपल क्लास को पहले रखा जाता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं कि द पेशेंट विल हैव डाइड, ये पहले बनेगा, और चूंकि ये काम पहले हो रहा है तो इसलिए फ्यूचर परफेक्ट में ही बनेगा। तो द पेशेंट विल हैव डाइड कब भैया? तो बिफोर यानी पहले। किससे? द डॉक्टर कम्स, मतलब डॉक्टर के आने। चूँकि दूसरा जो बाद में काम हो रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? द डॉक्टर कम्स हो जाएगा। कम्स मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचनकर्ता के साथ अफर्मेटिव में एस या ई एस लगता है। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर एक वचन है, इसलिए यहाँ पर कम के साथ में एस या ई एस का प्रयोग किया गया है। क्यों लगता है? सब वर्ब को भी सिंगुलर बनाने के लिए। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उसके यहाँ आने के बाद मैं चला गया होऊंगा। क्या कहते हैं कि जब वो यहाँ आएगा तो तब तक मैं चला गया होऊंगा, यानी जा चुका होऊंगा। देखिए भविष्य की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए कोई मेरे घर आने वाला है और मैंने कहा कि उसके आने से पहले तो मैं चला गया होऊंगा, स्कूल मान लो मुझे जाना है या कहीं और जाना है, तो यही तो कहेंगे कि कहीं चला गया होऊंगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर काम पहले कौन होगा? जब पहले वो आएगा ना, पहले वह आएगा उसके बाद में चला गया होऊंगा। तो यानी कि ये वाला आपका बनेगा, ये वाला आपका कहाँ बनेगा? प्रेजेंट सॉरी ये फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, और ये बाद में हो रहा होगा, ये काम बाद में होगा। जब वो आएगा उसके बाद में जाऊंगा, है ना? तो ये क्या है? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। अब प्रिंसिपल क्लास यही तो है, प्रिंसिपल क्लास आपका यही, तो यहीं से शुरू करेंगे। आई गो मतलब मैं चला गया होऊंगा, ये आपका सीधे उसमें बन गया। आफ्टर लगाए और ही विल हैव कम हियर, उसके यहाँ आने, तो ये आपका बेटा बना किस में? ये आपका बन गया आई गो आफ्टर ही विल हैव कम हियर, ये आपका बन गया इस टेंस का, इस सेंटेंस का। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी कार्यालय नहीं गए होंगे। मतलब पिताजी को कार्यालय जाना था लेकिन वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, या मतलब नहीं गए होंगे, टाइमिंग नहीं हुई होगी, इस तरीके से। तो पहले पिताजी कार्यालय नहीं गए होंगे, ये काम हो रहा है पहले, और मैं घर पहुंचूंगा उसके मतलब उनके कार्यालय न जाने के बाद। तो यहाँ पर आपका ये हो गया। अब चूंकि इधर वाले वाक्य को हम लोगों को बनाना है और ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब पहले यहाँ पर होगा, से पहले होगा, तो इसके बाद वाले उपवाक्य का अनुवाद फ्यूचर मतलब परफेक्ट में होता है, और जब यहाँ पर बाद में होगा
तो इसके पहले वाले वाक्य का अनुवाद मतलब इसके बाद वाले वाक्य का अनुवाद इंडेफिनिट में होता है। अच्छा, यहाँ जब पास्ट परफेक्ट में हम लोग थे तो हम लोगों ने देखा था कि एक का अनुवाद पास्ट परफेक्ट में जो काम पहले हो रहा था और जो काम बाद में हो रहा था उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में हो रहा था। यहाँ भी परफेक्ट और इंडेफिनिट ही है, लेकिन यहाँ फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो देखिए यहाँ क्या बनेगा, द फादर विल नॉट हैव गॉन, पिताजी नहीं जा चुके होंगे टू ऑफिस मतलब कार्यालय, पिताजी कार्यालय नहीं जा चुके होंगे बिफोर आई रीच होम मतलब मेरे घर पहुंचने से। देखो आई बहुवचन की क्रिया लेता है प्रेजेंट में, इसलिए रीच में यस या एस नहीं लगा। फिर है मेरे आने के बाद तुम नहीं मिले होगे, मतलब जब मैं आऊँगा तो तुम नहीं मिले होगे। तो अब यहाँ पर ये वाला आपका प्रेजेंट में बनेगा, प्रेजेंट में, और ये बनेगा फ्यूचर में। तो क्या हो गया, यू डू नॉट मीट, तुम मतलब नहीं मिलोगे, आफ्टर आई शैल हैव कम, मेरे आने के बाद, यानी यू डू नॉट मीट आफ्टर आई शैल हैव कम, मेरे आने के बाद तुम नहीं मिलोगे। अब देखते हैं बेटा अगला। तो अगले में क्या कह रहा है, क्या अपना गृह कार्य पूर्ण करने से पहले तुम सो चुके होगे, क्या अपना गृह कार्य पूर्ण करने से पहले तुम सो चुके होगे। तो देखिए इसमें पहले लगा है, इसमें क्या लगा है, पहले लगा है, मतलब इस वाले का अनुवाद परफेक्ट में बनेगा। तो क्या हो जाएगा, विल यू हैव स्लेप्ट, और बनेगा इधर से ही, बनेगा पहले इधर से ही, तो विल यू हैव स्लेप्ट बिफोर, बिफोर लगेगा। अब ये प्रेजेंट में हो जाएगा, यू कंप्लीट योर होमवर्क, विल यू हैव स्लेप्ट बिफोर यू कंप्लीट योर होमवर्क, ये आप लोगों का बन गया। फिर ऐसे कि क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी गई होगी। तो अब यहाँ देखिए बाद में लगा है, यानी इसके बाद वाले का ये वाला आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो क्या हो जाएगा, डू द ट्रेन गो, क्या हो जाएगा, डू द ट्रेन गो, कब, तो आपका लगेगा यहाँ पर आफ्टर, और ये बन गया फ्यूचर परफेक्ट में, यू विल हैव रीच्ड स्टेशन, तब आपके स्टेशन पहुँचने से पहले के बाद। अब देखते हैं बेटा यहाँ पर आपका क्या कह रहा है कि उसके यहाँ आने से पहले तुम कहाँ गए होगे, उसके यहाँ आने से पहले तुम कहाँ गए होगे। तो यहाँ से बनाइए तुम कहाँ गए होगे फ्यूचर परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, व्हेयर सबसे पहले लगेगा, फिर आपका लगेगा विल यू हैव, फिर गॉन, व्हेयर विल यू हैव गॉन बिफोर ही कम्स हियर, मतलब उसके यहाँ आने से पहले तुम कहाँ गए होगे। फिर क्या है, मेरे पढ़ाने के बाद तुमने क्यों नहीं पढ़ा होगा, इंट्रोगेटिव में है, क्यों नहीं है, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिख लीजिए व्हाई, व्हाई, फिर डू यू नॉट, व्हाई डू यू नॉट रीड, तुमने क्यों नहीं पढ़ा होगा, व्हाई डू यू नॉट रीड आफ्टर आई शैल हैव टॉट, मतलब मेरे पढ़ाने के बाद तुमने क्यों नहीं पढ़ा होगा, व्हाई डू यू नॉट रीड आफ्टर आई शैल हैव टॉट। अब देखते हैं इसको, और यहाँ से देखिए कि क्या कह रहा है, यहाँ से है कि अध्यापक के जाने के बाद कुर्सी किसने तोड़ी होगी, इसमें बाद लगा है ना, तो बाद लगा है तो वहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका आप बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि बाद लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, हु, अब तोड़ना का होगा ब्रेक, तो ब्रेक्स हो जाएगा द चेयर, हु ब्रेक्स द चेयर, मतलब कुर्सी किसने तोड़ी होगी, आफ्टर लगाइए, फिर द टीचर विल हैव गॉन, अध्यापक के जाने के बाद, यानी द हु ब्रेक्स द चेयर आफ्टर द टीचर विल हैव गॉन, अध्यापक के जाने के बाद कुर्सी किसने तोड़ी होगी। अब देखते हैं माली के आने से पहले फूल किसने तोड़ा होगा। तो माली के आने से पहले है ना, तो माली का क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए फूल किसने तोड़ा होगा, तो हु विल हैव प्लग्ड द फ्लावर, यहाँ पहले लगा है ना, तो इसलिए इसका अनुवाद आपका फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। तो हु विल हैव प्लग्ड द फ्लावर, उसके बाद में क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, द गार्डनर कम्स, हु विल हैव प्लग्ड द फ्लावर बिफोर द गार्डनर कम्स। ये आप लोगों का बेटा हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और आशा है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं। अगर आपको अभी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास इसे शेयर कर दीजिए,
और अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समस्त महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहे। आप लोग टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाएं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जा रहा है, क्लास नोट्स भी दिए जा रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों ने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रामर का टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख लीजिए। मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे अगले टॉपिक के साथ में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।